मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग भौतिक विज्ञान में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्रांतिक कोण क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके विभिन्न एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है कि एग्जाम्पल इसके क्या क्या होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, कहाँ पे हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन या क्रांतिक कोण दिखाई पड़ सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक आपको आपकी स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में हमको अच्छे से समझना है, जैसा कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। क्या बता चुका हूँ कि माध्यम जैसे विरल और सघन दो प्रकार के बताए थे मैंने आपको, अपवर्तन में बताए थे। तो विरल माध्यम वो होता है जिसमें चलना आसान होता है, और सघन माध्यम वो होता है जिसमें चलना थोड़ा उसकी अपेक्षा कठिन हो, जिससे हम चाल जिसमें हमारी कम हो वो सघन होता है, जिसमें चाल ज़्यादा हो वो विरल होता है। और इसके आपको अपवर्तन के नियम भी बताए गए थे, तो वही चीज़ यहाँ पे अपवर्तन के नियम भी लगेंगे। तो आप देखिए, अगर डायग्राम जो आपका दिया गया है 2.9, इसमें नीचे की तरफ से जो I1 जहाँ पे कोण बनना है, एक प्रकाश किरण आती है। वो प्रकाश किरण नीचे सघन माध्यम है और ऊपर क्या है, विरल माध्यम है। ठीक है, तो जब सघन से विरल में देखिए जा रही है तो अभिलंब से दूर हट रही है। पहली प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हट रही है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसा आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पे I1 से जो R1 का मान है, विरल माध्यम में जो कोण अपवर्तन कोण R1 बनना है उसका जो मान है वो अधिक है और I1 का क्या है, कम है। बात क्लियर हो गई। अब अगर यही जो I1 है इसको और बढ़ाया जाए, I1 को बढ़ाया जाए, अब यहाँ पे आगे इसी में अगले स्टेप में जो दिखाया गया है I2 दिखाया गया है, तो ये I1 को बढ़ा दिया गया है काफ़ी ज़्यादा। मतलब सघन माध्यम में जो आपतन कोण था उसके मान को हमने बढ़ाया है, इतना बढ़ाया कि जो विरल माध्यम था उसमें जो अपवर्तन कोण बनना था वो कितना हो गया है, 90 डिग्री हो गया है। ध्यान दीजिएगा, वो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो मतलब यही है, ये जो आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो रहा है, लंबवत हो रहा है, इसी कोण को हम क्या कहते हैं, इसी आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण के नाम से जानते हैं। इतना याद रखिएगा आपको। अब इसके बाद अगर आपतन कोण को फिर भी हम बढ़ाते चले जाएं और इतना बढ़ा दें कि वो क्रांतिक कोण से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इतना याद रखिएगा, वो क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो जो प्रकाश किरण होगी वो दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। ये घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका नाम ही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बात क्लियर हो गई। तो इतनी चीज़ होती है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। सबसे पहली कंडीशन अपवर्तन देखा हमने कि सघन माध्यम से विरल में किरण जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। किरण कहाँ से कहाँ जानी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए, पहली बात। ठीक है, जब सघन से विरल में जाएगी तो वह अविलंब से दूर हटेगी। फिर हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ाएंगे कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस समय ये जो आपतन कोण है इसी को हम क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। इसको काय से लिखेंगे, सी से लिखेंगे। अब आपतन कोण के मान को इतना और बढ़ाते चले जाएंगे कि उसका मान क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम में ही परावर्तित होकर लौट जाएगी, विरल में नहीं जाएगी। ये घटना कहलाएगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम नीचे आ जाते हैं। देखिए, नीचे यहाँ पर बताया गया है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण सम कोण के बराबर हो जाता है। मैंने ऊपर आपको बताया था कि ये आपतन कोण ही होता है, लेकिन ये किसके बराबर हो जाता है, सम कोण के बराबर हो जाता है। सघन माध्यम का क्रांतिक कोण कहलाता है, इसे सी से लिखते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपतन कोण ही क्रांतिक कोण के क्या होता है, बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन कोण का मान वहाँ आर का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब अगर आई बराबर सी है तो आर बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब ये आपने नियम पहले पढ़ रखा है कि साइन आई बटे साइन आर होता है। ठीक है, और आई का मान कितना है, सी है, और आर का मान कितना है, 90 डिग्री है। तो साइन सी बटे साइन 90, साइन 90 का मान हो गया 1, तो साइन सी बचा आपका। बात क्लियर हो गई। अब n बराबर क्या, हमारा n क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक बराबर हमारा क्या आ गया, 1 बटा साइन सी आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मतलब क्लियर हो गई बात। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा देख लेते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आते हुए प्रकाश किरण जब माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर
क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होती है, मतलब आपतन कोण का मान वहाँ पर क्रांतिक कोण C से क्या होता है, ज़्यादा होता है, जो कि हमने डायग्राम में बताया था कि I3 का मान C से ज़्यादा है। तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में अपवर्तित ना होकर, तो विरल माध्यम में अपवर्तित नहीं होगी, सघन माध्यम में ही वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसके लिए दो शर्तें हैं हमारी, ये जब तक नहीं होंगी तब तक पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा। पहली शर्त हमारी क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर संचरित होनी चाहिए, ये हमने आपको पहले ही बताया था। और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, ये भी ऊपर बताया जा चुका है कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक नहीं होगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण दें। पहले रेगिस्तान की मरीचिका, ठीक है, मिर्च, इसको हम समझते हैं। रेगिस्तान की मरीचिका, कि रेगिस्तान में मरीचिका हमें कैसे नज़र आती है। मतलब जब आप रेत, रेगिस्तान का मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत हो, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ अपने भारत में पाए जाते हैं, राजस्थान में, है ना। तो वहाँ उसको रेगिस्तान बोलते हैं। तो उस रेगिस्तान में क्या होता है ना, जब बहुत दूर की तरफ आप देखेंगे तो आपको वहाँ पे अलग सा एक प्रतिबिंब सा नज़र आएगा कि पेड़ होगा कोई, तो आपको पेड़ वहाँ दिखाई पड़ेगा, पानी दिखाई पड़ेगा। तो ये होती है मरीचिका। ये कैसे होती है, रेगिस्तान में जो होता है, गर्मियों के दिनों में यात्रियों को रेत के स्थान पर जल के होने का भ्रम होता है। इस भ्रम को ही क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कि आपको थोड़ी दूर पे देखने पर आपको क्या दिखेगा, पानी। अरे रेगिस्तान आप छोड़िए, सड़क पे गर्मियों के दिनों में आप जब जा रहे होते हैं तो गाड़ी से आप जब दूर थोड़ा देखते हैं तो आपको लगता है जैसे पानी भरा हुआ है, वो भ्रम ही है और कुछ नहीं है। वही क्या है, मरीचिका है। होता ये क्यों है, इसको समझ लेते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये क्यों होता है इसको ज़रा समझते हैं। तो देखिए, रेगिस्तानों में गर्मी के दिनों में जो रेत होती है, ये सूर्य के विकिरण को अवशोषित कर बहुत गर्म हो जाती है। मतलब जब इस पर सूर्य गिरता है, सूर्य की किरणें गिरती हैं आकर, तो ये उसको अवशोषित करती है और जिसके कारण इसका ताप काफ़ी बढ़ जाता है। अब रेत के संपर्क में स्थित वायु की परत गर्म होकर हल्की हो जाती है। अब जितना रेत के पास की जो वायु की परतें होंगी वो बहुत ही हल्की हो जाएंगी, क्योंकि उनका ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ने पर वायु की परतें क्या हो जाती है, हल्की हो जाती हैं। जबकि ऊपर की परत ठंडी होती हैं और उनका ताप क्या होता है, कम होता है। तो निकट वायु की परत विरल का माध्यम का काम करती हैं और ऊपर वाली जो परत होती हैं वो सघन माध्यम का कार्य करती हैं, ठीक। अतः किसी पेड़ इत्यादि से चलने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करते हुए अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर हटती जाती हैं। मतलब बात समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ भाई। ऊपर की जो परतें हैं, पेड़ की ऊपर के बिल्कुल तने से मान लो प्रकाश किरणें चलेंगी, है ना। तो तने से जो चलेंगी तो उनके पास की जो परतें होंगी, तने की तरफ की जो परतें होंगी वायु वाली, वो क्या होंगी, वो आपकी सघन माध्यम है। और जो नीचे की तरफ आएंगी तो ताप ज़्यादा है, ताप ज़्यादा होने के कारण वो विरल माध्यम का काम करेंगे। तो सघन से विरल में प्रकाश किरणें जा रही हैं, अब उनका अपवर्तन होगा। तो आपको पता है जब सघन से विरल में अपवर्तन होता है तो आपका क्या होता है, किरणें किधर झुकती हैं, अविलंब से दूर हटती चली जाती हैं। याद रखिएगा, दूर हटती जाती हैं। अतः अगली परत के लिए आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे वो नीचे बढ़ती हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आपतन कोण का मान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्रांतिक कोण से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा। अब आपको पता है कि जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज़्यादा होगा तो क्रांतिक कोण से ज़्यादा होने पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब वो नीचे के माध्यम की ओर ना जाकर उसी माध्यम में ऊपर की ओर मुड़ेंगी। उससे जब ऊपर की ओर मुड़ेंगी तो वो कहाँ जाएंगी, व्यक्ति की आँख में, व्यक्ति को क्या नजर आएगा, ऊपर की ओर उसका प्रतिबिंब नजर आता है। तो वही चीज़ देख रहे हैं। तो उसी सीध में जमीन के नीचे से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार पेड़ इत्यादि का उल्टा आभासी प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है, जिस प्रकार तालाब आदि के पानी के पेड़ इत्यादि का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः यात्रियों को वहाँ रेत के स्थान पर जल के होने का भ्रम होता है। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल हमारा और होता है ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का दिखना। मरीचिका का ठंडे प्रदेशों में मरीचिका कैसे दिखती है, इसको देखते हैं जरा। देखिए, तो ठंड, जैसे ही अभी आपने रेगिस्तान का पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में भी मरीचिका देखी जा सकती है। कि ठंडे प्रदेशों में जो जहाज होते हैं, कौन से, पानी वाले, इनका हमें उल्टा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसमें भी सेम यही चीज़ होती है आपकी। इसमें भी क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो एक बार इसको आप पढ़िएगा, पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, ऐसे ही आपका एक एग्जाम्पल होता है जल में परखनली का चमकीला दिखाई देना। यदि एक खाली परखनली को जल में रखकर धीरे धीरे तिरछा करते हुए ऊपर से देखें
तो एक विशेष स्थिति में परखनली का तल चांदी की भांति चमकता दिखाई देता है। इसका कारण है कि जब परखनली को धीरे धीरे तिरछा करते हैं तो उस पर आपतित प्रकाश का आपतन कोण बढ़ता जाता है। तो मतलब जो उस पर आपतित प्रकाश जो गिर रहा था कर उसका आपतन कोण बढ़ता जाता है। यह आपतन कोण वायु कांच के क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है। वायु और कांच के लिए जो क्रांतिक कोण होता है उससे इसका आपतन कोण का मान क्या ज़्यादा। अब आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है, जब भी क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा तो प्रकाश परख जो होगा वो प्रकाश परखनली की वायु में प्रवेश ना कर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाता है। जब यह प्रकाश प्रेक्षक की आंख में पहुंचता है तो परखनली का तल चांदी की भांति चमकता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही हमारी एक घटना और इसी पे आधारित होती है, वो क्या होती है, प्रकाशिक तंतु। ये भी किस पे आधारित है, ये भी हमारी किस पे आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इसमें प्रकाशिक तंतु में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे होती है। एक युक्ति है ये, जिसमें किसी प्रकार सिग्नल को प्रकाश के ही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीव्र गति से बिना ऊर्जा ह्रास के प्रेषित किया जाता है। मतलब अगर किसी सिग्नल को हमें भेजना है और साथ में उसमें यह शर्त रखनी है कि इसकी ऊर्जा में कोई कमी ना आए, तो वहाँ पर जिस युक्ति का हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगी, प्रकाशिक तंतु होगी। प्रकाश तंतु का जो भाग होता है वो उच्च गुणवत्ता के कांच या क्वार्ट्ज का बना लगभग 10⁻⁴ मीटर मोटाई का एक लंबा पाइप होता है, पाइप जैसा होता है कांच का, जिसे क्रोड कहते हैं। इसके चारों ओर अपेक्षाकृत कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पतली परत होती है। मतलब चारों तरफ एक कम अपवर्तनांक वाले पदार्थ की पतली परत भी लगी होती है, जिसे अधिपट्टन या आच्छद या क्लेडिंग कहते हैं। इसके कई नाम होते हैं, पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए प्लास्टिक का एक आवरण होता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रकाशिक तंतु का समूह क्या कहलाता है, प्रकाश नली कहलाता है। तो अगर पेपर में ये पूछता है कि प्रकाश नली क्या होता है, तो वो क्या है, ये कई प्रकार के प्लास्टिक का जो आवरण से बना होता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रकाश तंतुओं को जब मिला देंगे आप, कई प्रकाश तंतुओं को आपस में मिलाने पर वो क्या बनेगी, प्रकाश नली बन जाएगी। जब प्रकाश संकेत प्रकाशिक तंतु के एक सिरे से क्रोड में उचित कोण पर प्रवेश कर क्रोड पर क्लेडिंग के अंतरा पृष्ठ पर आंतरिक कोण से बड़े कोण पर, देखिए बात वही आ रही है, आंतरिक कोण से बड़े कोण पर, क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित होता है। तो आपतन कोण से जब भी क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाएगा, आपतन कोण जो होगा वो क्रांतिक कोण से अगर बड़ा हो जाता है तो आपको पता है क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये सारी युक्तियाँ किस पे आधारित हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। पेपर में इनमें से काफ़ी कुछ पूछा जाता है, इसको आप कई बार अच्छे से तैयार कर लें। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर मुझे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।